राहुल फोटोग्राफी के सिलसिले में पिछले कई दिनों से इसी गांव में ठहरा हुआ था, एक बूढ़े दंपत्ति के घर पर, जो कि गांव में ही एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। राहुल अपनी गाड़ी में सारा सामान रख खाने को बैठा ही था कि तभी उस ढाबे वाले की बीवी ने अपने पति को इशारा किया। उसके पति ने भी उसे रुकने का इशारा किया, जैसे कि वो कह रहा था कि रुक जाओ, मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। उनके इस नोक-झोंक भरे इशारों को समझते हुए राहुल ने कहा, क्या हुआ काका, कुछ कहना है क्या? ढाबे वाले ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बेटा। अरे तो कहिए ना, सोच क्यों रहे हैं? और पैसे बनते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है बेटा। ओहो, ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी। शिट। हाँ, आप क्या कह रहे थे काका? बेटा, सालों से उस पुरानी पहाड़ी से रात को कोई नहीं गुजरता। सुबह चले जाना। अरे आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। अरे नहीं बेटा, सच है, इसीलिए कह रहा हूँ, सुबह चले जाना। काका, जरूरी नहीं होता तो बिल्कुल नहीं जाता, पर अब जरूरी है काका। चलिए, अब मैं निकलता हूँ। इतना कहते हुए राहुल ने ढाबे वाले के हाथ में हाथ रखा और शुक्रिया अदा करने लगा। फिर ढाबे वाली काकी की तरफ देखकर मुस्कुराया और गाड़ी में जा बैठा। ढाबे वाले दंपत्ति एक दूसरे को आंखें बड़ी करके देखते रहे और तेज बारिश के बीच राहुल वहां से निकल पड़ा। गांव से निकलते ही शहर की ओर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, पुरानी पहाड़ी वाला रास्ता। और इस पहाड़ी को पुरानी पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि कई दशक पहले आए एक बड़े तूफान में गांव के सभी पहाड़ तबाह हो गए थे, सिर्फ इस पहाड़ को छोड़कर। और तब से इसे पुरानी पहाड़ी कहा जाने लगा, जिसकी एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ी। और बारिश भी इतनी तेज हो रही थी कि हर मोड़ पर राहुल को संभाल कर ब्रेक लगाने पड़ रहे थे ताकि गाड़ी फिसले नहीं। खराब और वीरान रास्ते को देखकर एक पल को राहुल भी सोचने लगा कि सुबह ही निकलता तो अच्छा रहता। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की और ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उसके सामने आ गिरा। फिर देखते ही देखते न जाने कितने ही पत्थर ऊपर से गिरने लगे। हालात ऐसे हो गए कि राहुल के सामने सब धुंधला हो गया और उसने अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो दिया, जो घिसटते हुए कहीं दूर जा निकली और फिर किसी बड़ी चीज से टकरा गई। और फिर एक जोर का धमाका हुआ और राहुल का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। और जब उसकी आंख खुली तो वो किसी खुले मैदान में एक पेड़ से टकराया हुआ था। लेकिन राहुल ये सोचकर परेशान था कि वो तो पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आ पहुंचा। और काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा तो है। एक गहरी सांस लेने के बाद राहुल ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि चमकती हुई बिजली ने उसका ध्यान कहीं दूर खींचा, एक पुराने हिल हाउस की ओर, जिसे देखते ही राहुल खुद से कहने लगा, बेटा राहुल, अरे जिंदगी रही तो काम तो होता रहेगा। इस बरसाती रात में ठहर जाना ही बेहतर था यार। खुद से इतना कहते हुए राहुल गाड़ी से उतरा और बिना कहीं और देखे उस हिल हाउस की ओर दौड़ गया। वहां पहुंचा तो पाया ऊपर एक कमरे में धीमी रोशनी आ रही है। बाकी पूरी हवेली ऐसे शांत है जैसे सदियों से वहां कोई रहता ही ना हो। राहुल पहले तो घबराया, लेकिन फिर दरवाजे पर उसने दस्तक दी। कोई है? मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए मदद चाहिए। कोई है क्या यहाँ? लगता है साला यहाँ कोई रहता ही नहीं है। इतना कहते हुए राहुल जैसे ही पीछे अपनी कार की ओर मुड़ा, वैसे ही उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, पर जब आवाज दोबारा से सुनाई दी तो वो दरवाजे के पास जाकर चीख पड़ा। कौन? अंदर कोई है क्या? बिल्कुल हूँ जनाब, रुकिए, बस अभी आई। अंदर से आने वाली उस लड़की की आवाज ने राहुल को ऐसे सम्मोहित किया कि वो दरवाजे पर कान लगाकर उसके पायल की छन छन की आवाज सुनने लगा। तभी उसे दरवाजे की एक सुराख से रोशनी आते हुए मालूम पड़ी। झांक कर देखा तो सामने सीढ़ी से एक औरत हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी मदमस्त चाल में दरवाजे की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि राहुल की भीगी पलकों से पानी टपक रहा था।
पर उसके हुस्न को देखने के बाद उसने पलकें झपकाना बंद कर दिया। राहुल को तो ऐसे लग रहा था जैसे गोरे बदन पर लाल गाउन लपेटकर कोई हूर की परी उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने आ रही है। उसके दरवाजा खोलने के बाद भी राहुल उसे ऐसे ही ताड़े जा रहा था जैसे वो सीढ़ियों पर ही हो, पर असल में उसकी नजरों के सामने उस औरत के शरीर का निचला हिस्सा था। इसलिए उसने खांसते हुए कहा, जनाब, चेहरा यहाँ है मेरा। सॉरी, माफ करना, मैं कहीं और खो गया था। आपकी गलती नहीं है, अक्सर मर्द यहाँ आकर खो जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अंदर आ जाइए, समझने समझाने के लिए तो पूरी रात बाकी है। राहुल के अंदर आते ही उस औरत ने उसके हाथ में मोमबत्ती पकड़ाई और खुद दरवाजे को बंद करने लगी। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, हवा के साथ आने वाली बारिश के झोंकों ने उसे काफी हद तक भिगो दिया था। अरे, आप तो भीग गई। हाँ, पर आपसे ज्यादा नहीं। कोई नहीं, आग के पास बैठ जाता हूँ, इतना काफी है। आप जाइए और आराम कीजिए, सुबह होते ही निकल जाऊंगा मैं। अब अकेले ऊपर क्या करना, आपके साथ बैठ दो बातें ही कर लेती हूँ। अकेले रहती हैं आप यहाँ? डर नहीं लगता? आपको डर लग रहा है क्या यहाँ? नहीं, पर आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले क्यों रहती हैं? आप रहेंगे मेरे साथ? अरे डरिए नहीं, आप ज्यादा देर यहाँ नहीं रह पाएंगे। और जनाब मुसाफिर, एक कहानी है मेरे अकेलेपन की, सुनेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनिए जनाब, ये कहानी है मुनमुन की। 13 साल की मुनमुन, जिसके बाप ने शादी के नाम पर एक अमीर आदमी को उसे बेच दिया। उस आदमी के हाथ, जिसकी हैवानियत से पहले ही उसकी 5 बीवियां मर चुकी थी। राहुल के और करीब जाते हुए उसने मुनमुन की कहानी को आगे बढ़ाया कि वो आदमी कैसे मुनमुन को ब्याह कर अपने साथ वादियों में बसी हवेली में ले आया। मुनमुन आई तो थी हवेली में रोते हुए, लेकिन यहां पहुंचकर और हवेली की शानो शौकत देखकर उसका मन बदलने लगा, क्योंकि आज से पहले उसने बस दाने दाने के लिए अपने पिता को लोगों के सामने हाथ फैलाते देखा था। पर यहां हवेली में बस उसके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस इंसान के बारे में उसने बस बुरा बुरा सुना था, उसने उसको हवेली में रानी बनाकर रखा था। कई महीने बीत गए, पर उसने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, ना ही कभी उसकी मर्जी के बगैर उसे छूता, और कभी छूता भी तो ऐसे जैसे कोई बाप अपनी बेटी को। मुझे तो लगा कि तुम्हारी ये कहानी का किरदार बड़ा ठरकी और हैवान होगा, जो मुनमुन को खून के आंसू रुला देगा, पर ये तो एक नेक इंसान निकला। और अगर इसे मुनमुन को बेटी की तरह ही छूना था तो उसने शादी ही क्यों की? यही बात तो मुनमुन को समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा कि बुढ़े ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी की है। खैर, उसकी मौज थी, बिना दर्द झेले दुनिया भर की हसरतें पूरी हो रही थी। फिर एक दिन मुनमुन की मुलाकात बागीचे में खेलते हुए विनय से हुई। विनय उस हवेली के माली का बेटा था। और मुनमुन उसके साथ भाग गई? अरे सुनो तो बाबा, इतना जल्दी थोड़ी होता है ये सब। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, विनय माली का बेटा तो था, पर दिमाग से बहुत तेज। शुरू में मुनमुन ने भी उस पर रौब झाड़ना चाहा, क्योंकि वो था तो माली का बेटा। लेकिन जब खुद हवेली के मालिक यानी अपने पति के मुंह से उसकी तारीफ सुनी, तो उसके नजरिए में विनय के प्रति बदलाव आ गया और उसने विनय के साथ पढ़ने की इच्छा जताई। उसका पति भी मान गया और विनय को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आज से अपने साथ मुनमुन को भी पढ़ाएगा। हवेली में वो दोनों साथ साथ पढ़ने लगे, कभी बगीचे तो कभी बरांडा। उनका पढ़ना पढ़ाना कब दोस्ती में बदल गया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उम्र बढ़ती गई और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। जब वो साथ बैठते तो ऐसा लगता कि पूरी कायनात उनके साथ में है, लेकिन जब दूर जाते तो जैसे सब कुछ खत्म। हर शाम के बाद उन्हें उस सुबह का इंतजार होता था ताकि वो फिर से मिल सकें। दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, पर जुबान पर नहीं आने देते थे। पर उनकी आंखें एक दूसरे से सब कुछ कह देती थी। लेकिन एक दिन जब हवेली का मालिक घर से बाहर निकला तो मुनमुन विनय को हवेली के अंदर ले आई। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए और एक दूसरे में ऐसे मदहोश हो गए जैसे सदियों से बिछड़े आज मिले हैं। दोनों एक दूसरे में मिल
मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे। और तभी दरवाजे पर हवेली का मालिक लौट आया। मुनमुन और विनय को यूं सांप के जोड़े की तरह लिपटा देख वो चीख पड़ा। उसकी चीख सुन माली और गाड़ी का ड्राइवर भी हवेली के अंदर आ पहुंचा। विनय और मुनमुन को ऐसे देख माली समझ गया कि आज उसके बेटे की शामत आने वाली है। इसलिए वो तुरंत ही जा मालिक के कदमों में गिर गया और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगा। मालिक कुछ नहीं बोला, बस आंखें फाड़ सिर्फ मुनमुन को देखे जा रहा था। लेकिन विनय अपने पिता से कहने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो गुस्से से तमतमाए हवेली के मालिक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल विनय के सामने ही उसके माली बाप के भेजे को गोली से उड़ा दिया। पर उसने माली को क्यों मारा? और विनय और मुनमुन, उनका क्या हुआ?